स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट किए वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लास्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के हम लोग ने क्या क्या पार्ट्स देखे थे। ओवरी देखा था, ओवरी के बाद हम लोग ने ओविडक्ट का स्ट्रक्चर देखा, फिर उसके बारे में पढ़ा कि ओविडक्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूटेरस जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि वहीं पे जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो इम्प्लांटेशन कहाँ पे होता है, यूटेरस में होता है। दैट्स वाई यूटेरस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हम लोग ने उस चीज़ को पढ़ा, ठीक है। अब जब यूटेरस की बात हो गई तो सर्विक्स जो होता है बहुत छोटा पार्ट होता है जो यूटेरस के बाद स्टार्ट होता है। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है और इस पार्ट की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि ये एक पैसेज देता है स्पर्म को अंदर आने के लिए। उसके बाद का जो पार्ट है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वेजाइना। वेजाइना का पार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम अभी पता ही चल जाएगा भाई क्यों इम्पोर्टेंट है। और रही स्ट्रक्चर की बात तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपको बना के दिखा दूंगी क्योंकि हम लोग ने तो स्ट्रक्चर ऑलरेडी पढ़ रखा हुआ है कि किस तरह से ओवरी फिर ओविडक्ट दोनों साइड से फिलिपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं, भाई भूले तो नहीं हो ना, फिलिपियन ट्यूब जिसको बोलते हैं वो दोनों साइड से आती है। उसके बाद एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर आता है जिसको हम यूटेरस बोलते हैं। यूटेरस के बाद एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है, दैट इज सर्विक्स, जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट होता है। उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, वेजाइना का पार्ट आता है। ये सब की स्टडी हम करेंगे। तो वेजाइना है आज हमारा टॉपिक, क्योंकि बाकी पार्ट तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं, उनके इम्पोर्टेंस भी देख लिया है। अब वेजाइना क्यों इम्पोर्टेंट है इसको भी हम देखेंगे। देखो, वेजाइना जो होता है एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप दिख रहा हो। which extended backward from the cervix of uterus and finally opened outside by the vaginal aperture in the vestibule, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखो भाई जो भी ह्यूमन बॉडी है उसमें मैक्सिमम पार्ट जो है आपका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ही होगा। आपने अभी तक डाइजेशन भी पढ़ रखा है, आपने एक्सक्रीशन पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा, रिस्पिरेशन पढ़ा, अब हम रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ रहे हैं। तो ये सारे क्या है, ये सारे बॉडी में एक ट्यूबुलर टाइप की स्ट्रक्चर है जो हर कहीं ना कहीं से आके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मस्कुलर स्ट्रक्चर, ये सब जो होते हैं कॉमन फीचर ही हो गया है ह्यूमन बॉडी का। ये हम लोग तो अभी तक देख ही चुके हैं। तो ये भी एक छोटा सा ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है। भाई मस्कुलर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कॉपुलेशन होता है। कॉपुलेशन बोले तो फीमेल और मेल जो पार्ट्स होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की मैटिंग होती है। तो अगर वो मस्कुलर नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मस्कुलर होते हैं। ये सब पोर्शन जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होते हैं इलास्टिक होते हैं ताकि वो एक्सपेंड हो सके, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये भी लॉन्ग है, ट्यूबुलर है और मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। which extended backward from the cervix of uterus and finally opened outside the vagina apertures। अगर मैं यहाँ पे आपको डायग्राम बताऊं तो मैं यहाँ पर इरेज करती हूँ, ठीक है। थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम है। देखो मैं यहाँ पे एक छोटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाती हूँ। ये हो गया ओवरी, दोनों साइड ओवरी हो गया, ठीक है। यहाँ से जो इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से ओविडक्ट निकला, यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से हमारा ओविडक्ट यहाँ पे निकला, ठीक है। ओविडक्ट जब यहाँ पे निकला उसके बाद ये आगे बढ़ के एक पियर शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम यूटेरस बोलते हैं, ठीक है। अब यूटेरस यहाँ पे आके एक पतला सा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम सर्विक्स बोलते हैं। और सर्विक्स के बाद ये रहा वेजाइना। ये क्या रहा, वेजाइना है। ये वेजाइना जो होता है छोटा ही पार्ट होता है, ज़्यादा बड़ा पार्ट नहीं होता है बॉडी का। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये सर्विक्स एरिया है। सर्विक्स एरिया जैसे यूटेरस किस में ओपन हुआ है, सर्विक्स में ओपन हुआ है, जो बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन वहीं पे होता है। सर्विक्स बहुत ही पतला नैरो पार्ट है, ठीक है, नैरो पार्ट है। वो जब ओपन कहाँ हो रहा है, वेजाइना में ओपन हो रहा है। तो ये है हम यूटेरस, ये है सर्विक्स और ये है वेजाइना। तो जो सर्विक्स ओपन हो रहा है वो कहाँ ओपन हो रहा है, वेजाइना में ओपन हो रहा है, ठीक है। तो वेजाइना जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, क्योंकि
क्योंकि वहाँ पे कॉपुलेशन होता है, मैटिंग होती है, वहाँ पे जो भी सेक्सुअल फंक्शन होते हैं वहीं पे परफॉर्म किए जाते हैं। और जो फर्स्ट सीमेन जो रिसीव करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का पार्ट वो है वेजाइना। वेजाइना ही जो सीमेन है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से आ रहा है। सीमेन तो पता ही होगा क्या होता है सीमेन, हाँ क्या होता है, सेमाइनल वेजाइकल का जो फ्लूइड होता है और जो स्पर्म होता है दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीमेन। तो सीमेन जो आ रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से उसको कौन रिसीव करता है, वेजाइना रिसीव करती है। यानी कॉपुलेशन और मैटिंग के दौरान जो भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस किया जा रहा है एक्टिविटी, उसके दौरान जो भी सीमेन रिलीज हुआ है वो कहाँ फर्स्ट आ रहा है, वेजाइना में आ रहा है। इसीलिए वेजाइना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो क्या हुआ, हम लोगों ने क्या देखा कि वेजाइना ओपन हो रहा है, सर्विक्स के बाद वेजाइना पार्ट है और वेजाइना में ही फर्स्ट जो होता है सीमेन वेजाइना ही रिसीव करता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो रिलीज करता है। ठीक है, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है या क्या वर्क है। It acts as copulation canal as semen is discharged in it's during the copulation। यानी जो सीमेन हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से डिस्चार्ज हो रहा है कॉपुलेशन के दौरान, कॉपुलेशन परफॉर्मेंस के दौरान, वो कहाँ हो रहा है, वो वेजाइना में हो रहा है। दैट्स व्हाई वेजाइना इज कॉल्ड कॉपुलेशन कैनाल। ओके, गॉट इट। तो कॉपुलेशन कैनाल किसको बोलते हैं, हम वेजाइना को कॉपुलेशन कैनाल बोलते हैं। व्हाई, बिकॉज इट्स रिसीव सीमेन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव parts and this is a part where the copulation is performed। तो कॉपुलेशन परफॉर्म कहाँ हो रहा है, वेजाइना में हो रहा है, इसलिए हम इसको कॉपुलेशन कैनाल कहते हैं। इस परफॉर्मेंस के दौरान क्या रिलीज हो रहा है, सीमेन रिलीज हो रहा है और यही सीमेन जो हो रहा है, यही सीमेन से स्पर्म जो हो रहा है मेल के अंदर यूटेरस सर्विक्स से होते हुए, देखो ये जब यहाँ पे रिलीज होगा सीमेन तो यहाँ से वो ये रास्ता लेते हुए पूरा यूटेरस में जाएगा और यूटेरस से किसी भी फिलोपियन ट्यूब में जा सकता है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। इट्स ऑल्सो एक्ट एज अ बर्थ कैनाल एज अ बेबी पासिस थ्रू इट डूइंग चाइल्ड बर्थ। अब बताओ भाई, अब चाइल्ड बर्थ में भी ये इम्पोर्टेंस रोल करता है। क्या होता है, देखो इम्प्लांटेशन की बात हम लोगों ने की थी ना, याद होना चाहिए। हम जब यूटेरस का स्टडी कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि यूटेरस में ही इम्प्लांटेशन होता है जब फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुली हो जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा था। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया यहाँ पे यूटेरस में तो क्या होता है, अब बेबी वहाँ पे ग्रो करने लगेगा। ठीक है, बेबी यहाँ पे इम्प्लांट हो गया, एम्ब्रियो में बार बार रिप्रोडक्शन, बार बार सेल डिवीजन होगा, बेबी का स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, यूटेरस भी बढ़ता जाएगा। इसलिए पेल्विक्स एरिया या हिप्स का जो एरिया होता है फीमेल का ब्रॉड होता है। हम लोग जब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था ना कि जो हिप्स का एरिया है वो ब्रॉड होता है क्योंकि वहाँ पे यूटेरस वही एरिया में एक्सपेंड होता है। बेबी को जब ग्रोथ होता है बेबी का तो उसके लिए स्पेस चाहिए, तो यूटेरस बहुत मस्कुलर पार्ट होता है, वो एक्सपेंड होगा तो बेबी भी उसी तरह ग्रोथ करता जाएगा। तो ठीक है, ये तो अलग बात हो गई। तो जब यहाँ पे बेबी का ग्रोथ हो गया, बेबी ने अपना 9 मंथ्स कंप्लीट कर लिया, अब उसका बर्थ होने वाला है, तो भाई यहाँ से फट के बाहर तो नहीं निकल जाएगा ना बेबी। बेबी को अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो बेबी को ये जो पैसेज है यहाँ पे, ये मान लो ये बेबी का जो भी है स्ट्रक्चर है, अब ये जो पैसेज है इसी के थ्रू वो बाहर बॉडी से निकलेगा। तो क्या होगा, अब ये सर्विक्स भी एक्सपेंड होगी और वेजाइना भी एक्सपेंड होगा। तो जो वेजाइना है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, चाइल्ड बर्थ के दौरान बर्थ कैनाल जैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, पैसेज दे रहा है। क्या कर रहा है, ये पैसेज दे रहा है बेबी को बाहर निकलने के लिए। भाई रास्ता तो यही है ना, यही पैसेज है ना बाहर निकलने का। तो वेजाइना गिव पैसेज ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो जो चाइल्ड है उसको बाहर निकलने के लिए पुश भी करता है। मतलब ये सब जो वॉल है ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये सब मस्कुलर वॉल जो है
पैरालिस्टिक मूवमेंट परफॉर्म करती हैं। पैरालिस्टिक मूवमेंट क्या होता है? जो ऐसे से मूवमेंट होता है मसल्स का, ये परफॉर्मेंस देती है मस्कुलर जितनी भी मसल्स है, सर्विक्स की हो चाहे वेजाइना की हो चाहे यूटेरस की हो, क्योंकि ये परफॉर्मेंस देगी तभी बच्चा बाहर की तरफ पुश होगा। अंडरस्टैंड? तो कितना इम्पोर्टेंट है, हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। ट्यूबुलर है तो उसका भी कोई इम्पोर्टेंस है, मस्कुलर है तो उसका भी कोई इम्पोर्टेंस है। कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं है कि बस ऐसे किसी चीज़ के पार्ट ऐसे हो गए। सारे पार्ट जिस हिसाब से जिस तरह से बने हुए हैं वो सारे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था? ओवरी पढ़ा, ओवरी के बाद फ्लोपियन ट्यूब पढ़ा। ये क्या है? ये फ्लोपियन ट्यूब है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? फ्लोपियन ट्यूब में परफॉर्मेंस होता है फर्टिलाइजेशन का। किसी मंथ में यहाँ से ओवा निकलता है, ओवा एग सब एक ही, गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स की अगर हम बात करें टर्म्स की तो दैट इज सिमिलर टू, दैट इज सेम। उसको एग भी बोल सकते हैं, उसको गैमेट्स भी बोल सकते हैं, उसको ओवा भी बोल सकते हैं, नो डिफरेंस। ओके, तो यहाँ से जो भी एग निकल रहा है, एक महीने में इस ओवरी से निकलेगा, एक महीने में इस ओवरी से निकलेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। फर्टिलाइजेशन किस में होगा? फ्लोपियन ट्यूब में ही होगा, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो। ठीक है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें होगा, फ्लोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होगा, बिकॉज फ्लोपियन ट्यूब इज द फर्टिलाइजेशन साइट। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, लास्ट के सारे वीडियो देखो, हम लोगों ने वहाँ पे शुरू कर दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट को पढ़ा है। ये आज लास्ट पार्ट था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है, अब पार्ट्स तो खत्म हो गए, अब क्या बात होगी? अब बात होगी कि भाई पार्ट्स तो हो गए, अब बात होगी फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है। देखो, एग जो भी आ रहा है, चाहे इस फ्लोपियन ट्यूब से आए चाहे इस फ्लोपियन ट्यूब से आए, फर्टिलाइजेशन तो फ्लोपियन ट्यूब में ही होगा, यानी ओविडक्ट में होगा। भाई फ्लोपियन ट्यूब बोला जाए तो ओविडक्ट, बोथ आर सेम। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इम्प्लांटेशन भी होगा, ये भी हमने जाना। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? ओवा जो होगी वो फ्लोपियन ट्यूब से यूटेरस में और यूटेरस से सर्विक्स से वेजाइना में होते हुए बॉडी से बाहर हो जाएगी। ठीक है, दो कंडीशन हो सकता है, या तो फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर उसकी प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो भी हम पढ़ेंगे कि भाई अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है। ये भी तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि चलो फर्टिलाइजेशन तो समझ में आ गया कि दो गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? Yeah, fusion of the two gametes. One is male gametes and one is female gametes. When both the gametes are fused together, it's called a fertilization. ये तो हमें डिफिनेशन शुरू से ही पता है, हम लोग ने ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे शुरू हुआ हम लोगों ने ये डिफिनेशन सबसे पहले ही पढ़ ली। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजेशन हुआ है तो क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है ये हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो क्या हुआ, सारे के आंसर हम ढूंढने वाले हैं। ठीक है, अभी तो हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के यहाँ पे मैंने डिफिनेशन नहीं लिखी क्योंकि आप लोग बहुत अभी तक समझ गए होंगे क्या होता है फर्टिलाइजेशन, वो भी जब हम सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्टिलाइजेशन क्या हो सकता है ये हमें पता है भाई, क्योंकि हम बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट होगा एक फीमेल गैमेट होगा, दोनों का फ्यूजन हो जाएगा तो उससे क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। मेल गैमेट्स हेप्लॉइड होगा यानी एन होगा, एन क्या होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। फीमेल गैमेट्स क्या होगा, वो भी हेप्लॉइड होगा, वो भी क्या होगा, एन होगा, एन क्या होगा, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब एन एन दोनों मिलेंगे यानी मेल और फीमेल का दोनों फ्यूज होंगे तो क्या बनेगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा, जायगोट होगा। और जायगोट क्या है, 2n स्ट्रक्चर है। 2n स्ट्रक्चर क्या है, डिप्लॉयड है। ठीक है, तो समझ ये चीज क्लियर होनी चाहिए माइंड में। अब कहो कि यहाँ पे लिख दो, तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि क्या हमने पढ़ाया है, और लिखना तो आपको खुद से होना चाहिए। क्योंकि देखो अभी 10th क्लास में पहुंच गए हो, चीज़ों को क्लियर, डाउट सारे क्लियर कर लो, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लो, ताकि आप जब बैठो तो खुद से सारी चीज़ें लिख सको। ये बुक में भी मिल जाएगा कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे कि भाई फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो किस तरह हो रहा है। ठीक है, क्या प्रोसेस है उसकी, किस तरह से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। हम लोगों ने स्पर्म के बारे में पढ़ा। ठीक है,
स्पर्म के बारे में पढ़ा था। स्पर्म का मैं स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को इजी रहे। ये है स्पर्म, ठीक है, ये क्या है, ये है स्पर्म, ओके। मैं दूसरा कलर, इसमें थोड़ा दूसरा कलर भी डाल दूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा और अच्छे से पता चले, ठीक है। ये है स्पर्म, क्या है स्पर्म, इतना बड़ा तो नहीं दिखेगा स्पर्म, बट मैं ब्लैक बोर्ड पर तो बड़े ही बनाऊंगी भाई ताकि वो दिखे आपको। ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड हेड, ओके, दिस पार्ट इज कॉल्ड मिडिल पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड टेल। 3 पार्ट्स होते हैं। जो स्पर्म होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है, एक मिडिल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, टेल होता है, और मिडिल पार्ट जो होता है वो टेल नहीं होता, सॉरी, ये हेड है, ये मिडिल पार्ट है, ये टेल है। हेड, मिडिल, टेल। हेड में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ पे एक्ट्रोसोम होता है। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, ये क्या हो गया, हेड हो गया, ये क्या हो गया, मिडिल पार्ट हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, टेल हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया, हेड, मिडिल एंड टेल, ठीक है। अब देखो फर्टिलाइजेशन में मैंने क्या लिखा है, ड्यूरिंग कॉपुलेशन द स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वेजाइना नियर द सर्विक्स ऑफ द यूटेरस। A single ejaculation by the human male contain about 400 million sperm, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, यानी एक ejaculation when the semen release into the female vagina is called ejaculation। जब ejaculation में जो रिलीज हो रहा है सीमेन में जो स्पर्म है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 400 मिलियन स्पर्म्स है, यानी एक इजैकुलेशन में कितने ढेर सारे स्पर्म है, 400 मिलियन जो है स्पर्म है, ठीक है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे कॉपुलेशन हो रहा है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैटिंग हो रहा है, वो जब रिलीज कर रहा है सीमेन, तो कहाँ रिलीज कर रहा है, वेजाइना में रिलीज कर रहा है, ठीक है। वेजाइना में कितने ढेर सारे सीमेन रिलीज हो गए, 400 मिलियन स्पर्म वाले सीमेन रिलीज हो गए, ठीक है। अब ये स्पर्म जो है वो इतनी ढेर सारी क्वांटिटी में है, अब वेजाइना में तो ये रिलीज हो गया, अब वेजाइना से ये किधर जाएगा, सर्विक्स की तरफ जाएगा, और सर्विक्स से किधर की तरफ जाएगा, यूटेरस की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो यूटेरस, अभी पहले मैं ये पढ़ लेती हूँ, दिस स्पर्म एक्टिवली स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। देखो जब भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर इजैकुलेट हो रहा है, तो हमने पढ़ा था कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड जो होता है लुब्रिकेंट को रिलीज करता है। ये जब लुब्रिकेंट रिलीज करता है तो उनकी जो एक्टिविटी हो रही है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही है, उनमें मूवमेंट ईजिली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग ने दूसरा जो पढ़ा था पोस्टेड ग्लैंड। पोस्टेड ग्लैंड जो होता है वो मीडियम को एल्कलाइन बनाता है, क्योंकि वेजाइना जो होता है बहुत एसिडिक होता है फीमेल का, तो उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए पोस्टेड ग्लैंड अपना जो रिलीज करता है वो एल्कलाइन उस मीडियम को कर देता है। कॉपर्स और पोस्टेट ये सब जो होता है वेजाइना की जो एसिडिटी होती है, एसिडिक मीडियम होता है, उसको कम कर देते हैं। समझ में आ रहा है। देखो 3 ग्लैंड थे, मेल में 3 ग्लैंड थे, एक था सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड कॉपर्स ग्लैंड, ठीक है। देखो जब एजैकुलेशन की प्रोसेस हो रही है, यानी मेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल में इंटर कर गया है, तो वहाँ पे फर्स्ट जो होती है कॉपर्स ग्लैंड रिलीज होती है, वो लुब्रिकेंट को करती है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड रिलीज होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो फ्लूइड होता है वो मीडियम को कॉपर्स ग्लैंड का फ्लूइड और प्रोस्टेट ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो वेजाइना की एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन में बदलता है। क्यों? क्योंकि जो एसिडिक मीडियम होता है उसमें जब सीमेन रिलीज होगा तो वो डाई हो जाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि भाई स्पर्म का भी तो अपना कोई क्वालिटी होता है ना। उस एसिडिक मीडियम में स्पर्म मूव नहीं कर सकता है, वो जिंदा नहीं रह सकता है। इसीलिए जो मीडियम है, जो वेजाइना का मीडियम एसिडिक है, उसको एल्कलाइन में चेंज करना पड़ता है, जिससे स्पर्म जो है वो सरवाइव कर सके। बहुत
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत की पॉइंट है ये, कि जो वेजाइना होता है उसका मीडियम बहुत एसिडिक होता है। उस मीडियम को एल्कलाइन में प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड का जो फ्लूइड होता है वो चेंज करता है, उसको एल्कलाइन में करता है। एल्कलाइन क्या मीडियम होता है जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, तो वो मीडियम जब एल्कलाइन होता है तब सीमेन रिलीज होता है, क्योंकि भाई जब स्पर्म वहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो कोई मतलब नहीं है रिलीज होने का। तो वहाँ पे सीमेन तभी रिलीज होगा जब मीडियम एल्कलाइन हो जाएगा। अब सीमेन रिलीज हो गया, ठीक है। अब सीमेन किसने क्या होता है, सीमेन वेजाइकल फ्लूइड और स्पर्म के कॉम्बिनेशन को हम सीमेन बोलते हैं। जब उनकी इजैकुलेशन वेजाइना में हो गई तो अब क्या होगा, अब जो होता है द स्पर्म एक्टिवली स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर टेल। अब भाई अब तो रिलीज हो गया, मीडियम भी उनके फेवरेबल कंडीशन के हिसाब से है। अब जब यहाँ पे मैंने जो बनाया था, ये यूटेरस हो गया, ये सर्विक्स हो गया, ये वेजाइना हो गया, ठीक है। यहाँ पे सारे स्पर्म रिलीज हो गए। अब इनका मूवमेंट ऊपर की तरफ हो गया, वो लैशिंग मूवमेंट करते हैं। लैशिंग क्योंकि उनके पास टेल है, टेल की वजह से उनका मूवमेंट बहुत तेज होता है, ठीक है। और ऊपर से जो यूटेरस और ये सब की मस्कुलर वॉल है वो उनको पुश करती है, उनके साथ इस तरह से पुशिंग करती है, जिससे इनका जो मूवमेंट होता है एक डायरेक्शन में होता है और बहुत लैशिंग मूवमेंट होता है, बहुत तेज़ी से इनका मूवमेंट होता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे रिलीज हुए हैं और सर्विक्स से होते हुए वो यूटेरस में पहुँच जाते हैं और यूटेरस से वो फ्लोपियन ट्यूब में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी ओवा या एग कह सकते हैं वो है। तो ये जो होता है, दिस स्पर्म एक्टिवली स्विम विद द हेल्प ऑफ देयर टेल एंड पास थ्रू द सर्विक्स इनटू द कैविटी ऑफ द यूटेरस प्रोग्रेसिवली एट द रेट ऑफ 1.5 mm पर मिनट। 1.5 mm पर मिनट की स्पीड से ये जो होते हैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। और जो वेजाइना की वॉल है वो बहुत पुश करती है इनको, एक लैशिंग मूवमेंट इनका होता है क्योंकि इनके पास टेल है। उस मूवमेंट से वो बाहर ऊपर की तरफ फटाफट बढ़ते हैं और इनकी वॉल से पुश होने से इनका जो एक वो है वो एक डायरेक्शन में हो जाता है। समझ में आ रहा है कि उनका जो मूवमेंट है वो एक डायरेक्शन में हो जाता है और जिस भी फ्लोपियन ट्यूब में ओवा है या एग कह सकते हैं उधर की तरफ ये बढ़ने लगते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि मान लो कि ओवा इधर है, ठीक है, क्या स्पर्म इधर नहीं जा सकते? क्वेश्चन होना चाहिए ना कि भाई स्पर्म को क्या पता किधर है, स्पर्म को पता हो या ना पता हो, बट एक होता है नेचुरल चीज़ कि उन्हें ये चीज़ है कि इधर ओवा है तो इधर की तरफ बढ़ेंगे। मैं भी कुछ स्पर्म इधर चले गए तो वो डाई हो जाएंगे क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं है जिससे वो फर्टिलाइज कर सके, ठीक है। तो अगर बाई चांस कुछ स्पर्म दूसरी फ्लोपियन ट्यूब में जाते हैं जिसमें ओवा नहीं है तो वो आगे चल के डाई हो जाएंगे, बट जिसमें ओवा है तो वहाँ पे जो स्पर्म जाएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो क्या हुआ, हम लोगों ने देखा कि भाई इतना इजी नहीं है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए कौन कौन सी ग्लैंड निकलती है, क्या क्या प्रोवाइड करती है जिसपे स्पर्म जो होता है वो सर्वाइव करता है। उसके बाद मसल्स क्या रोल प्ले करती है, ये सारे पार्ट्स क्या रोल प्ले करते हैं, इससे वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ के जाके जहाँ पे ओवा रहता है वहाँ पे फर्टिलाइज कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, फर्टिलाइजेशन पढ़ा। आगे की वीडियो में इसको हम और नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको और बेहतर समझ में आए। तो आई होप अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है हर एक पार्ट को समझा है और आज फर्टिलाइजेशन भी हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कंटिन्यू करके पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो आई होप अभी तक सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आई हों। जो भी डाउट्स हो प्लीज़ हमें इनबॉक्स करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।